हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। माता वैष्णो देवी की असीम अनुकंपा से आज हमें माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने का मौका मिला है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दरबार में बहुत सारे भक्त लोग जाते हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है। हर एक भक्त को पता नहीं होता कि कैसे जाना है, कहाँ पर रहना है, और वो लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो से मेरा प्रयास रहेगा कि माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने के वाले भक्तों के लिए मैं जितनी मदद कर सकूं वो मेरा सौभाग्य होगा। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे आप माता वैष्णो देवी के दरबार में कैसे जा सकते हैं, जाने के लिए सही समय क्या है ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, आप कहां पर ठहर सकते हैं, यात्रा मार्ग यानी कि कौन सा रास्ता सही होगा आपको यात्रा करने के लिए। दोस्तों, आपको जाने के लिए कितना खर्चा चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, आपका खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, RFID जो कार्ड होता है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए चाहिए होता है, आप उसे कैसे बनवा सकते हैं, कहां पर बनवा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से कैसे दर्शन कर सकते हैं, घोड़े पालकी पिट्ठू से कैसे यात्रा कर सकते हैं, क्या क्या इनका चार्ज होगा। दोस्तों, इसी तरह के बहुत से सवाल जो माता वैष्णो देवी के मंदिर में यात्रा करने से संबंधित हैं, उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, मैं कंप्लीटली आपको गाइड करूंगा कि देवी के दरबार में आप घर से लेकर के दरबार में घूमकर आने तक जो भी आपके सवाल हैं वो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम लोग अलग अलग जगह की यात्रा से संबंधित जानकारी आपको प्रत्येक वीडियो के माध्यम से दे सकें। दोस्तों, आप इतना ही तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं सही समय की। कौन सा सही समय रहेगा वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के लिए। दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा साल भर चलती है। बारिश के दिनों में तेज बारिश होती है और लैंडस्लाइड की संभावना होती है। वैष्णो देवी मंदिर में गर्मियों के महीने में तापमान मीडियम रहता है, जबकि सर्दियों में के सीजन में तापमान बहुत ही नीचे चला जाता है। ठंड के मौसम में यहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल हो सकती है आपको, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में माता के मंदिर में भारी स्नोफॉल यानी कि बर्फ गिरती रहती है। इसलिए भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जाएं। अगर वे सर्दी के मौसम में देवी के दर्शन करने जाते हैं, अक्टूबर से लेकर मार्च तक के महीने तक आपको वहां पर गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप अक्टूबर से मार्च तक जाओगे तो आपको माता रानी के दरबार में गर्म कपड़े लेकर जाने चाहिए। मई से लेकर के सितंबर तक यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, जब सूती के कपड़े भी आप पहन के जा सकते हो। मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको मई से सितंबर के बीच ही जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं, साल में 2 बार नवरात्रि आती है, तो आपको नवरात्रि के समय यात्रा करने से बचना चाहिए। यानी कि यात्रा पर नवरात्रि के समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, हम लोग अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए हम कैसे जा सकते हैं ये बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास 3 परिवहन विकल्प हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए। पहला है ट्रेन, दूसरा है फ्लाइट और तीसरा है सड़क मार्ग से। तो दोस्तों, नंबर बाय नंबर हम बात करते हैं अब तीनों माध्यमों से हम लोग कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन से। माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए आप लोग ट्रेन से आसानी से जा सकते हैं। आपको अपने शहर से कटरा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपके शहर से कटरा के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलती है तो जम्मू के लिए ट्रेन से आप जा सकते हैं, और फिर आप जम्मू से उधर आप टैक्सी से जा सकते हैं। और वैसे आपको बता दूं,
भारत के ज्यादातर बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, इन सभी शहरों से मां वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा के लिए सीधी ट्रेन मिल जाती है। अगर आपको सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू जा सकते हैं और जम्मू से फिर कटरा जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लाइट से। दोस्तों, यदि आप वायु मार्ग से यानी कि फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं, मां वैष्णो देवी के नज़दीक ही हवाई अड्डा है जम्मू में, रानी बाग एयरपोर्ट के नाम से। दोस्तों, आप यहां पर आ जाइए, फिर आप जम्मू से कटरा जा सकते हैं बस या फिर टैक्सी की सहायता से। जम्मू से कटरा की दूरी आपको बता दूं तकरीबन 50 किलोमीटर है और इसका किराया आपको लगभग 100 रुपये देना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सड़क मार्ग से। यदि आप वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए सड़क मार्ग के द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको भारत के विभिन्न शहरों से कटरा के लिए बस मिल जाएंगी। यदि कटरा के लिए बस नहीं मिलती है तो आप जम्मू आ जाइए और फिर जम्मू से कटरा आ जाइए। माता वैष्णो देवी के दरबार में आप अपने पर्सनल वाहन से भी आ सकते हैं, जहां पर आपको अपने पर्सनल वाहन को पार्क करने की यानी कि पार्किंग की व्यवस्था अच्छे से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इन तीनों तरीकों में से किसी एक तरीके से अपने हिसाब से जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यह मान कर चलते हैं कि आप कटरा आ चुके हैं। दोस्तों, कटरा पहुंचते ही आपको सबसे पहले यहां पर एक यात्री सिम कार्ड ले लेना है अपने फ़ोन के लिए, क्योंकि आपके जो पोस्टपेड सिम कार्ड होते हैं वह यहाँ पर आकर बंद हो जाते हैं और फिर आपके पास यदि प्रीपेड सिम कार्ड है तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम कार्ड है तो आप यहाँ पर एक यात्री कार्ड सिम जरूर लीजिए ताकि आप अपनी बातचीत कर सकें, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रुकने की। कटरा में आपको रहने के लिए कई सारे साधन मिल जाएंगे, जिसमें कि श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स जो आपको कटरा बस स्टैंड पर ही मिल जाएगा। आप यहाँ पर डोरमेट्री 150 रुपये में और रूम 700 से 2000 रुपये में ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एसी और नॉन एसी बढ़िया रूम मिल जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इन कमरे या डोरमेट्री को आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑफलाइन से भी बुक कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट होटल में कमरा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे, आप उसमें कमरा ले सकते हैं। ये दोस्तों बात आप पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का कमरा लेते हैं या डोरमेट्री। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग कमरा ले लेते हैं तो आप नाइट में कमरे में स्टे कर सकते हैं और आप रात भर अपने होटल में आराम करिए और सुबह जल्द ही माता रानी के दर्शन के लिए आपको निकलना होगा। तो दोस्तों, अब सुबह होते ही आपको सबसे पहले मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने के लिए आप यात्रा पर्ची काउंटर से, यह यात्रा पर्ची काउंटर बस स्टैंड के पास ही है, वहां से आपको RFID कार्ड बनवा लेना है, जिसके लिए आपको अपने आधार कार्ड नंबर देना होगा और फिर आपको ये कार्ड मिल जाएगा। आपको ये कार्ड जरूर ही बनवा लेना है, इसके बिना यात्रा आपको करने नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही आपको RFID मिल जाता है तो यहाँ से आप बाण गंगा के चेक पोस्ट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सिक्योरिटी चेकिंग करानी है और यहीं से आपकी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। यानी बाण गंगा चेक पोस्ट है, वहाँ से आपको अपनी सिक्योरिटी चेकिंग करानी है और यहीं पर आपका ये जो RFID कार्ड है वो स्कैन किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो यहाँ से आपको यात्रा की शुरुआत करने से कुछ ही दूर बाद आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे और यह दोनों रास्ते ही आपको अर्धकुमारी तक ले जाएंगे, जैसा कि आप लोग इस नक्शे में देख ही रहे हैं। आप चाहें तो इस नक्शे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपको रास्ते में मदद कर देगा रास्ता डिफाइन करने के लिए। यदि लेफ्ट में आप तारकोट मार्ग से जाना चाहते हैं, आप जैसा नक्शे में देख रहे हैं, आप लेफ्ट साइड में तारकोट मार्ग से जाना चाहते हैं, ताराकोट मार्ग से, तो आपको इस मार्ग पर भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी और आप आसानी से जा सकते हैं। और यदि आप
राइट में बाणगंगा मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको राइट साइड में जाना होगा। बाणगंगा मार्ग से यदि आप जाओगे तो आपको यहाँ पर जाने के लिए पालकी, पिट्ठू, घोड़े आदि की व्यवस्था मिल जाएगी। आप पालकी, पिट्ठू या घोड़े इनमें से किसी पर भी जा सकते हैं, किसी पर बैठ के जा सकते हैं। घोड़े का किराया दोस्तों कटरा से अर्धकुमारी तक आपको बता दूं 600 से 700 रुपये रहेगा। पिट्ठू का किराया 300 रुपये रहेगा और पालकी का किराया 2200 रुपये रहेगा। यदि आप कटरा से भवन के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि जो माता रानी का भवन है वहां तक जाना चाहते हैं यहीं से कटरा से, तो 1300 रुपये लगेंगे आपको। और पिट्ठू से जाओगे तो 550 और पालकी से जाओगे तो 3700 रुपये लगेंगे। दोस्तों अगर आप उनकी सहायता से जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं और फिलहाल हम लोग पैदल ही जाना पसंद करते हैं। ठीक है, आप इनकी सहायता से अर्धकुमारी तक या फिर माता रानी के भवन तक जा सकते हैं। यदि आप ताराकोट मार्ग से जाओगे तो आपको 1 किलोमीटर रास्ता लंबा पड़ेगा, जबकि आप बाणगंगा वाले मार्ग से जाओगे तो आपको 1 किलोमीटर रास्ता छोटा यानी कि 6 किलोमीटर का आपका सफर पड़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग पुराने रास्ते यानी कि बाणगंगा वाले रास्ते से होते हुए अपना सफर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारी यात्रा शुरू होती है दर्शनी दरवाजे से। यहाँ से निकलते हुए कुछ दूर पर जैसे ही हम चलते हैं तो हमें गुलशन कुमार जी का लंगर मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर गुलशन कुमार जी के लंगर में लंगर का आनंद ले सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर चलते ही आपको बाणगंगा मिलेगी। बाणगंगा में आप यहाँ पर स्नान करना होगा। आपको यहाँ स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। बाणगंगा की मान्यता यह है कि कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत की तरफ जब जा रही थी तब उनके साथ हनुमान जी भी जा रहे थे, जिन्हें जाते वक्त बहुत तेज से प्यास लगी थी और उन्होंने माता जी से पानी मांगा था। तभी यहाँ पर वैष्णो माता ने बाण चलाकर पर्वत से गंगा प्रकट की थी, जिसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा में स्नान करने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। बाणगंगा से तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको दूसरा स्थान मिलेगा इसी रास्ते पर, जो वो होगा चढ़ पादुका मंदिर। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भैरवनाथ जब माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था तब माता रानी ने यहाँ से पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ पीछे आ रहा है कि नहीं। इसी स्थान पर माता रानी के पद चिन्ह रह गए थे, वो इस स्थान पर विराजमान है। इसीलिए इस मंदिर को चरण पादुका मंदिर कहा जाता है। मंदिर के अंदर आप उनके चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब तक हम कटरा से चरण पादुका तक आने में 2.5 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। आप यहाँ पर चाहें तो कुछ खा पी सकते हैं, नाश्ता पानी कर सकते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद अब हम लोग अपनी बची हुई 3.5 किलोमीटर की यात्रा को धीरे धीरे पूरा करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अर्धकुमारी में। अर्धकुमारी में आपको गर्भजून की गुफा के दर्शन करने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हाल ही में दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराओगे उसके 6-7 घंटे बाद नंबर आएगा। कभी कभी तो जब मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है तो यह टाइम 1 से 2 दिन तक का भी हो जाता है। आप जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तब आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका नंबर कितने घंटे बाद आएगा। एक ग्रुप में 50 से 60 श्रद्धालु होते हैं जो इकट्ठे माता रानी के गर्भजून की जो गुफा है उसमें इकट्ठे जाते हैं। इनको घूमकर आने में तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहती है, तो यहाँ पर फिलहाल नंबर आना तो ये मान लीजिए मुश्किल ही है। यदि आप नंबर 2-4 घंटे में यदि आपका नंबर आ जाता है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यदि आपका नंबर ज़्यादा लंबे समय में आता है तो हम लोग यहाँ से आगे का अपना
सफर जारी रखते हैं और जब हम लोग लौटकर वापस यहाँ पर आएंगे तब हम यहाँ पर गर्भजून की गुफा के दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि जब माता रानी यहाँ पर आई थीं तो उन्होंने 9 महीने गर्भजून की गुफा में रहकर तपस्या की थी। उसके बाद माता रानी गुफा के दूसरे किनारे से होते हुए निकलकर भवन की तरफ चली गई थीं। इसलिए इसे गर्भजून गुफा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी खाने पीने की दुकानें और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सब तरह का खाना मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाय पानी, आप जो खाना चाहें मिल जाएगा, जिसके रेट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ रुकने के लिए आपको कमरा भी मिल जाएंगे, पर इसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से पहले से ही रूम बुक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पहले से ही रूम बुक किए हुए होते हैं। यदि आपने पहले से यहाँ पर बुकिंग नहीं कराई है तो आप लोगों को कमरा मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आप यहाँ पर रेंट पर कंबल ले सकते हैं। दोस्तों, आपको 100 रुपये में रेंट पर कंबल मिल जाएगा। जब आप कंबल जमा करने जाओगे तो आपको वो 100 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अर्धकुमारी से भवन की तरफ। दोस्तों, अर्धकुमारी से भवन की तरफ के लिए जाने के लिए भी 2 रास्ते हैं, जैसा कि आप लोग इस नक्शे में देख ही रहे हैं। लेफ्ट में पहले रास्ता है, वो है हेमकोटी मार्ग से होते हुए 8.5 किलोमीटर भवन की तरफ जाने के लिए आप टनल से होकर जा सकते हैं। जबकि राइट की तरफ है हटीमाथा मार्ग से होते हुए सांझी छत के रास्ते भवन तक जाने का रास्ता। दोस्तों, यह रास्ता जाने के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि इस रास्ते पर सीधी चढ़ाई है, तो यह रास्ता हम लोग चढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम उधर से वापस आएंगे तब हम इस रास्ते से आ सकते हैं। यदि आप घोड़े, पालकी या पिट्ठू से जा रहे हैं तो आप हटीमाथा मार्ग से आपको जाना ही होगा, क्योंकि हेमकोटी मार्ग से होकर के घोड़े या पिट्ठू वाले नहीं जाते हैं, वो लोग हटीमाथा मार्ग से ही होकर जाते हैं। इन दोनों रास्तों में से हम लोग चुनते हैं लेफ्ट वाला रास्ता, हेमकोटी मार्ग का, क्योंकि पैदल वाले लोग इधर से ही ज़्यादातर जाते हैं, क्योंकि इधर से चलना बहुत ही आसान होता है। इस रास्ते पर आपको घोड़े, खच्चर भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप आराम से इस रास्ते पर जा सकते हैं। दोस्तों, हेमकोटी वाले मार्ग पर आपको यहाँ से बैटरी कार मिल जाएंगी, जो आपको 350 रुपये चार्ज लेगी आपसे भवन तक जाने के लिए। आप चाहें तो बैटरी कार से जा सकते हैं, पर आपको उनकी बुकिंग पहले से ही करनी होगी। आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पहले से भी बुकिंग कर सकते हैं। कभी कभी भीड़ कम होने पर यह लोग ऑनलाइन भी बुकिंग करते हैं, तो आप लोग ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। यानी कि जब भीड़ कम होती है तो ऑफलाइन भी ये लोग बुक करते हैं। तो आप ऑफलाइन हो रही है तो ऑफलाइन जा सकते हैं, नहीं तो आपको सबसे बढ़िया रहेगा आप पहले ही श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग पैदल चलते हैं। पैदल चलते चलते हम लोग माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। अभी तक हमें यहाँ आने में लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। तो हम जैसे ही भवन की तरफ पहुंचने ही वाले हैं, उससे पहले ही यहाँ पर स्नान करने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएंगी आप, जहाँ पर हम लोग स्नान कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पास ही में लॉकर मिल जाएंगे आपको। आप लॉकर में अपना सारा सामान रख सकते हैं। माता रानी के भवन में चमड़े का कोई भी सामान ले जाना सख्त मना है, इसलिए आप अपनी बेल्ट, पर्स, मोबाइल, कैमरा सब कुछ लॉकर में रख दीजिए। इसके आसपास ही आपको माता रानी के प्रसाद यानी कि चढ़ावे के लिए जो प्रसाद चाहिएगा उसकी दुकानें मिल जाएंगी, आप वहां से ले सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग माता वैष्णो देवी का जयकारा लगाते हुए माता रानी के भवन में लाइन में लगते हुए प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम मंदिर में पहुंचेंगे तो हमें माता रानी के पिंडी रूपी दर्शन देखने को मिलेंगे। प्रेम से बोलिए भक्तों, जय माता वैष्णो देवी की। दर्शन करने के बाद हम लोग अब मंदिर से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, अब आप अपना सारा सामान जो लॉकर में रखा था उसे ले सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से आगे का सफ़र हमारा भैरव घाटी की तरफ होने वाला है। कहा जाता है कि माता रानी ने जब भैरवनाथ का
वध किया था, तब उससे कहा था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने यहाँ पर आएगा उसकी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह भैरवनाथ घाटी में भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेगा। भैरवनाथ घाटी में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम भैरवनाथ घाटी जाएंगे। तो भैरवनाथ घाटी माता वैष्णो देवी के भवन से 2 किलोमीटर है। देखने में तो यह 2 किलोमीटर पास में ही लगता है यहाँ से, लेकिन ये पहाड़ी बहुत ही ऊंची है और आपको यहाँ से चढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो साथियों अब हम लोग चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप नक्शे में देख ही रहे हैं, भैरव घाटी जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। जी हाँ, 2 ऑप्शन। पहला, हम लोग रोप वे से जा सकते हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन है हम लोग पैदल जा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रोप वे से ही जाइए, क्योंकि आप पैदल जाओगे तो बहुत सी दिक्कत होगी। बहुत ऊंची पहाड़ी हैं, आपके पैर दर्द करने लग जाएंगे। दोस्तों रोप वे से जाने के लिए आपको 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट लेकर बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप चाहें तो वापस माता वैष्णो देवी के भवन जा सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ से सांझी छत होते हुए हट्टी मत्था मार्ग से होकर अर्धकुमारी आ जाइए। अब अर्धकुमारी में यदि आपका नंबर आ जाए तो आप गर्भजून के गुफा में दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग कटरा जा सकते हैं। अब आपकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। अब वापस आ जाओगे आप, तो आप कटरा जा सकते हैं, आपकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम लोग हेलीकॉप्टर से कैसे दर्शन करने जा सकते हैं, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर के लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से यात्रा करने से कुछ दिन पहले ही बुकिंग करनी होगी, क्योंकि बुकिंग करने के बाद हेलीपैड कटरा से, यानी कि जो हेलीकॉप्टर का हेलीपैड है जहां से हेलीकॉप्टर उड़ता है वो कटरा में है। कटरा से सीधे सांझी छत पर जा सकते हैं और सांझी छत से 2 किलोमीटर पड़ता है माता रानी का भवन, और आप लोग वहां से 2 किलोमीटर के लिए चाहे तो पैदल जा सकते हैं या आप घोड़े खच्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हेलीकॉप्टर कटरा से आपको सांझी छत जाने के लिए वन साइड का किराया 2100 रुपये, जबकि राउंड ट्रिप का किराया 3400 के आसपास पड़ेगा। तो दोस्तों अब अंत में बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी पर यात्रा जाने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपके रहने के लिए रूम या फिर डोरमेट्री का किराया 350 रुपये हो गया, फिर कमरे का रुपया मान लो 700 रुपये हो गया, खाने पीने का 400 रुपये मान लो, 100 रुपये में रोपवे का किराया मान लो, 100 रुपये प्रसाद के, बैटरी कार से यदि आप जाओगे तो 350 रुपये बैटरी कार के हो गए। दोस्तों टोटल हो गए आपके 1300 रुपये। 100-200 रुपये और मान लीजिए तो आपका खर्चा मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपये हो गया, और आपको आने जाने का जो किराया है वो अलग से। तो दोस्तों आप लोग जितना भी खर्चा करते हैं लगभग 1500-1600 रुपये के आसपास आएगा, उसके बाद आपका किराया आने जाने का, ठीक है। और बाकी का आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह की सुविधा वहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आप लोग के जितने भी सवाल थे मैं उम्मीद करता हूं कि उनका जवाब आपको मिल गया होगा। मेरी इस वीडियो में आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में बहुत से सवालों के जवाब आपको जरूर ही मिलेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी यह वीडियो। इसके अलावा आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप चलते हैं, मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।